और राहुल चौहान, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। खबर लखनऊ से। जीएसटी चोरी में नगर निगम में जांच के घेरे में बिना जीएसटी कटौती के कर दिया गया भुगतान। ऑडिट टीम ने पकड़ा मामला। लेखा विभाग पर उठे सवाल। फरवरी 2024 में मेसर्स एफबी ट्रेडर्स को 54,26,667 का भुगतान करते समय शासकीय नियमों का किया गया अनदेखा। नियम के तहत निर्धारित दर 2% जीएसटी की कटौती जमा नहीं, जिससे 1,08,533 की शासकीय राजस्व क्षति पहुंचाई गई। लखनऊ से इस वक्त खबर आपको बता रहे हैं। मेसर्स एफबी ट्रेडर्स के यहाँ जीएसटी छापा हुआ है। भुगतान करते समय शासकीय नियमों का उल्लंघन। नियम के तहत निर्धारित दर 2% जीएसटी की कटौती जमा नहीं की, जिससे 1,08,533 की शासकीय राजस्व क्षति पहुंचाई गई। जीएसटी चोरी में नगर निगम जांच के घेरे में बिना जीएसटी कटौती के कर दिया गया भुगतान। ऑडिट टीम ने पकड़ा मामला। लेखा विभाग पर उठे सवाल। लखनऊ नगर निगम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ नगर निगम जीएसटी चोरी के मामले में घिरता हुआ नजर आ रहा है। पूरा मामला है कि एक फर्म है जिसका नाम एफबी ट्रेडर्स है, जिसको 2024 फरवरी में 54,26,667 रुपए का भुगतान होता है। लेकिन जब ऑडिट होता है तो ऑडिट टीम देखती है कि जो शासकीय नियम है उनके विरुद्ध भुगतान किया गया। नियम के तहत 2% की कटौती जीएसटी की जमा करना होता है, जिसको नहीं जमा किया गया, जिससे 1 लाख रुपए से ज्यादा का राजस्व नुकसान हुआ। निश्चित तौर पर इसको लेकर के अब आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं इस मामले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होता है कि नगर आयुक्त इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी आदित्य के साथ। कन्नौज से बड़ी खबर। मंत्री असीम अरुण ने किया निरीक्षण। मंत्री के निरीक्षण को पहुंचने से कलेक्टर हड़कंप। दफ्तर के निरीक्षण में अनुपस्थिति मिलने कई कर्मी। निरीक्षण के दौरान डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री रहे मौजूद। गैर हाजिर कर्मियों से स्पष्टीकरण कार्रवाई के दिए निर्देश। निरीक्षण के दौरान डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री रहे मौजूद। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री असीम अरुण ने किया औचक निरीक्षण। मंत्री के निरीक्षण को पहुंचने से कलेक्ट्रेट में हड़कंप। दफ्तर के निरीक्षण में अनुपस्थित मिले कई कर्मी। निरीक्षण के दौरान डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री रहे मौजूद। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री असीम अरुण ने किया औचक निरीक्षण। मंत्री के निरीक्षण को पहुंचने से कलेक्ट्रेट में हड़कंप। दफ्तर के निरीक्षण में अनुपस्थित मिले कई कर्मी। निरीक्षण के दौरान डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री रहे मौजूद। मंत्री असीम अरुण ने किया औचक निरीक्षण। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री के निरीक्षण को पहुंचने से कलेक्ट्रेट में हड़कंप। दफ्तर के निरीक्षण में अनुपस्थित मिले कई कर्मी। निरीक्षण के दौरान डीएम आशुतोष मोहन मौजूद। मंत्री असीम अरुण ने किया औचक निरीक्षण। मंत्री के निरीक्षण को पहुंचने से कलेक्ट्रेट में हड़कंप। दफ्तर के निरीक्षण में अनुपस्थित मिले कई कर्मी। हम लोग का प्रयास है कि जैसा आदरणीय मोदी जी ने केंद्र सरकार में किया है, सभी लोग टाइम से ऑफिस आते हैं और टाइम से जाते हैं। प्रदेश के लखनऊ के मुख्यालय के कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग चुकी है, सख्ती से उसका पालन हो रहा है। इसी प्रकार जिलों में भी होना चाहिए। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन आज कलेक्ट्रेट में अटेंडेंस रजिस्टर चेक किए गए तो कुछ लोग एब्सेंट पाए गए। इस नियम को कि 15 मिनट के अंदर यानी 10 सवा 10 बजे तक सबको आ जाना चाहिए। उससे कोई लेट है तो उनकी हाफ की सीएल होती है, अन्य कार्रवाई होती है। इसको पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाए। समय से दफ्तर खुले। सीकर जिले के रींगस में एकादशी के अवसर पर खाटू श्याम जी जाने वाले श्रद्धालुओं
कि भारी भीड़ के बीच रविवार को लाखनी मोड़ पर कानून व्यवस्था उस समय बिगड़ गई जब यातायात व्यवस्था संभाल रहे पुलिसकर्मियों के साथ 4 युवकों ने मारपीट कर दी। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार लाखनी मोड़ पर पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और यातायात को सुचारू बनाए रखने में जुटे थे। इसी दौरान एक कार में सवार 4 युवक वहां पहुंचे और पुलिसकर्मियों से बहस करने लगे। पुलिस द्वारा समझाइश करने पर आरोपी भड़क गए और अचानक हाथापाई पर उतर आए। आरोप है कि उन्होंने ड्यूटी पर तैनात जवानों के साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट की। घटना के दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीण और श्रद्धालुओं ने साहस दिखाते हुए 2 आरोपियों को पकड़ लिया। साथ ही आरोपियों की गाड़ी को भी रोककर अपने कब्जे में ले लिया, जबकि अन्य 2 आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। ग्रामीणों की सतर्कता से स्थिति और बिगड़ने से बच गई। लाखनी मोड़ पर कानून व्यवस्था ड्यूटी कर रहे थे। मेले में ही ड्यूटी लगी हुई थी। रिंगस के खाटू श्याम जी की तरफ से एक अल्टो गाड़ी आई जिसमें 3 व्यक्ति बैठे थे। चालक महेंद्र कुमार था। वो ज़बरदस्ती जिद्दी करने लग गया कि मैं तो इस साइड चलूँगा। उसको रोकने की कोशिश की तो उसके महेंद्र कुमार व उसके साथी नीचे उतर कर आए और मेरे साथ मारपीट करने लगे। मेरी वर्दी फाड़ दी, जेब से पैसे निकाले, पर्स निकाले और मेरे को नीचे गिरा दिया। देवघर में हैंडबॉल खिलाड़ियों के सम्मान में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया जिन्होंने राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। हाल ही में आयोजित 3rd यासीन उस्ताद स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025-26 जो 1 नवंबर से 3 नवंबर तक जमशेदपुर में आयोजित हुई थी, उसमें देवघर जिला की पुरुष हैंडबॉल टीम ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और उनके उत्साह को देखते हुए आज उन्हें मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर झारखंड हैंडबॉल के वाइस प्रेसिडेंट चेतराम श्रृंगारी सहित कई खेल अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों के समर्पण, मेहनत और उपलब्धियों की सराहना की और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में खेल प्रेमी और स्थानीय नागरिकों की भी अच्छी भागीदारी रही, जिन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यासीन उस्ताद स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025-26 में जो कि 1 नवंबर से 3 नवंबर तक टाटा में हुआ था, जिसमें हमारे देवघर जिला के पुरुष टीम ने भाग लिया। आज हम सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए और सर्टिफिकेट देने के लिए बुलाए थे और आपके सामने में सबको दिया गया है। कुछ खिलाड़ी जो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए तो उनको बाद में दे दिया जाएगा। 1 नवंबर को हैंडबॉल खेलने गया था और उसमें हम लोग ने कम से कम 13 टीम वहाँ पे पहुँचे थे। 13 टीम पहुँचने के लिए हम लोग 2 टीम से जीते थे और 1 टीम से हार गए थे। 2 क्वार्टर खेल के लिए बाहर चले गए। वहाँ से हारने के बाद हम लोग वहाँ से फिर चले आए और सर के द्वारा हम लोग को आज प्रशस्ति पत्र और मेडल सम्मानित किया गया। कैसा लगता है ये खेल को खेल के? क्या प्रतिभा? खेल जो है ये खास करके खेल एक एनर्जी वाला खेल है और इसमें प्लेयर को अधिक से अधिक पसीना बहाना पड़ता है और इसमें जबकि टीम के अंदर और मैनेजमेंट क्या मतलब कॉम्बिनेशन वाला खेल है। ये एक अकेला खेल नहीं है, ये अकेले नहीं खेला जा सकता, एक कॉम्बिनेशन वाला खेल है। इसमें 7 प्लेयर खेलते हैं, 1 प्लेयर गोलकीपर रहता है, 6 प्लेयर अंदर खेलते हैं। को हैंडबॉल का स्टेट सर्टिफिकेट मिला है। हम लोग दुमका गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। दुमका गए थे सर्टिफिकेट मतलब हैंडबॉल, तो उसमें विनर बने आप लोग पूरे टीम? नहीं, विनर तो नहीं बने, लेकिन हम लोग का प्रैक्टिस के कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाए, लेकिन आगे जरूर देंगे प्रैक्टिस। हरियाणा में आज से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, लेकिन सिरसा जिले में फिलहाल सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में मंडियों में पहुंच रही सरसों की फसल को प्राइवेट फर्मों द्वारा खरीदा जा रहा है। सिरसा की अनाज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक तेज चुकी है और जगह फसल की ढेरियां नजर आ रही हैं। सरकार ने सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,200 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि प्राइवेट फर्में 6,500 रुपये या उससे अधिक कीमत पर खरीद कर रही हैं, जिससे किसानों को फिलहाल बेहतर दाम मिल रहे हैं। जिले में इस बार करीब 75,000 मैट्रिक टन सरसों की बिजाई हुई है,
जिसका उत्पादन अब मंडियों पहुंच रहा है। वहीं 1 अप्रैल से हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू होगी और सिरसा जिले में लगभग 9 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक का अनुमान है। फसल खरीद को लेकर जिला प्रशासन, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और मार्केट कमेटी ने व्यापक तैयारियों का दावा किया है। मंडियों में 13 स्थायी और 5 अस्थायी खरीद केंद्र बनाए गए हैं। किसानों की सुविधा के लिए साफ सफाई, पीने का पानी, वाटर कूलर और शौचालय की व्यवस्था की गई है। सरकार ने इस बार खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नियम लागू किए हैं। अब किसानों को अपनी ट्रैक्टर, ट्रॉली या अन्य वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कराना अनिवार्य होगा और मंडी गेट पर उसकी फोटो भी ली जा रही है। और साथ ही फसल बेचने वाले किसान या उनके प्रतिनिधि के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी जरूरी किया गया है। मंडियों में सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और फसल खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जाएगी। ना मंडी में फसल लेके आ रहे हैं सरसों। कैसी फसल खड़ी है आपकी? फसल नहर नार चाले को लड़की है फसल अब कई बढ़िया है, कई माड़ी है, दोनों बीत है। मुकाबले में पहले जो फसल होती थी अब कम है? हाँ कम है। पानी अभी तक घर का ट्यूबवेल पे तो बढ़िया है और नहर नार का पानी आने जाने पानी। तो मंडी में फसल लेकर आए, कैसे बेच रहे हैं? प्राइवेट ने बेचा, प्राइवेट 100-200 रुपया महंगी ले। अब फसल ले गए हैं, ठीक लग रहे हैं। प्राइवेट जो है वो ज़्यादा दे रही है, भाव से दे रही है और गवर्नमेंट कम है भाव। कितना भाव है गवर्नमेंट का? 62.5। तो प्राइवेट बेचेंगे? हाँ 64.5 ले रही है प्राइवेट। तो फसल अच्छी खड़ी है आपकी? फसल अच्छी है। सिरसा जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इस कड़ी में जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीमों ने एक होटल पर छापेमारी कर 12 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध उपयोग कर रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है। कार्रवाई करते हुए टीम ने मौके पर सिलेंडरों को जब्त कर लिया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक हरबीर सिंह ने बताया कि कालाबाजारी और अवैध उपयोग को रोकने के लिए 5 बजट टीमों का गठन किया गया है, जो जिले भर में लगातार निगरानी कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। जिले में घरेलू गैस, सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। प्रशासन ने चेतावनी दी कि कालाबाजारी करने या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि होटल, ढाबे और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान केवल कमर्शियल गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें। साथ ही गैस एजेंसियों को भी पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने और ओवर चार्जिंग से बचने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में गैस आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है और विभागीय टीमें लगातार निरीक्षण कर व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सिरसा जिले में भी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी की कोई कमी नहीं है। लोगों से मेरी यही अपील है कि वो अपने 25 दिन के बाद ही बुकिंग का दोबारा से ट्राई करें और पैनिक बुकिंग ना करें। जिले में पर्याप्त मात्रा में घरेलू एलपीजी उपलब्ध है। पूरे जिले भर की बात की जाए तो कितने गैस उपभोक्ता हैं और कितनी आपूर्ति की जा रही है लगातार? पूरे जिले में लगभग 4 लाख घरेलू एलपीजी के उपभोक्ता है और जितनी भी बुकिंग होती है उसी हिसाब से पीछे से गैस एजेंसियों को आपूर्ति भी हो रही है और लोगों को किसी भी प्रकार से पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है। खबर कर्नाटक के बेलगामी से, जहां चिक्कोड़ी शैक्षणिक जिले में गरज के साथ कहीं कम तो कहीं भारी बारिश जारी रहने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से मुगलकोट में चना, गेहूं, मक्का और
आम की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मुगलकोट के किसान सिधन्ना हॉस्पेटी ने अपना दर्द सुनाते हुए बताया कि जो हाथ में आया मुंह में नहीं आया। बाग में आम के करीब 50 पेड़ हैं। ओलावृष्टि से आम की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिससे लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। किसानों ने मांग की है कि कृषि विभाग के अधिकारी मौका मुआयना कर क्षति की सही ढंग से आकलन करा तुरंत आर्थिक मदद के तौर पर क्षतिपूर्ति प्रदान कराएं। इसी तरह रायबाग, हरुगेरी, नागर मनोली, मुगलकोट व परमानंदवाड़ी आदि कई इलाकों में भी भारी बारिश की खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं और मुख्य सेविकाओं के लिए अच्छी खबर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ कई सौगात दिए हैं। वहीं अंबेडकर नगर में भी लखनऊ में चल रहे इस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से देखा गया। साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और रोजगार सृजन को नई गति देने वाली कई बड़ी पहल शुभारंभ हुआ। इसके अलावा नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं को नियुक्ति प्रमाण पत्र एमएलसी हरिओम पांडे और एडीएम ज्योत्सना बंधु ने बांटे। इसके अलावा जिला विकास अधिकारी आलोक दत्त उपाध्याय, जिला बाल विकास पुष्टाहार अधिकारी एसके सिंह मौजूद रहे। अंबेडकर नगर आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण हुआ। एमएलसी हरिओम ने कहा कि इससे जिले में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाल विकास पुष्टाहार के विभागों में कई नई विकास जो है पहल की योजनाओं का शुभारंभ किया है। आपकी अध्यक्षता में आज अम्बेडकर नगर में कार्यक्रम, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप बाल विकास एवं पुष्टाहार महिला कल्याण योजना के अंतर्गत 2017 के पहले इस विभाग का क्या दुर्गति थी, इसको कहीं छिपा नहीं है। अब से पूर्व की सरकारें जो महाराज जी के शासनकाल के पहले थी, उस समय की और आज की सरकार में जिस तरीके से महिला कल्याण एवं बाल कल्याण की परियोजनाओं का लोकार्पण और इनको बाल पुष्टाहार के रूप में कुछ चीजें जो दी जा रही हैं, निश्चित तौर पर हमारे बाल्यकाल को, हमारे महिलाओं को, हमारे विकास के रूप में ये द्योतक हो रहा है। इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद जो ये परियोजनाएं लागू की गई हैं, निश्चित तौर पर यह एक जीता जागता उदाहरण गाँव, गरीब और देश इसमें जहाँ बाल बच्चों का भविष्य रहता है, बाल कल्याण होता है, उससे महिलाओं का पोषण करते हुए हमारे प्रदेश का, हमारे जनपद का, हमारे गाँव का विकास उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब 9 साल की बच्ची का अपहरण हो गया। अपहरण होने से जीआरपी और आरपीएफ में हड़कंप मच गया और उसके बाद दोनों ने टीमें बनाकर बच्ची को खोजना शुरू किया। कुछ ही घंटे में जीआरपी आरपीएफ ने बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। आपको बता दें कि कानपुर देहात के मंगलपुर औरंगाबाद की रहने वाली अनुज की 3 बेटियां हैं। वह देर रात अपने पति से विवाद होने के बाद अपनी तीनों बेटियों को लेकर पुखराया स्टेशन से ट्रेन में कानपुर सेंट्रल आ गई। वहीं ट्रेन में ही उसे एक अपरिचित व्यक्ति से आकर उसे मुलाकात की और उस अपरिचित व्यक्ति ने उससे नज़दीकियां बनाई और उसकी 9 साल की बेटी को कुरकुरे दिलाने के बहाने से उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद जीआरपी और आरपीएफ ने सीसीटीवी की मदद से कुछ ही घंटे में बच्चों को कानपुर सेंट्रल के आउटर से खोज निकाला और रात को अंधेरा पाकर आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल जीआरपी बच्ची का मेडिकल कराने के लिए अस्पताल भेजा है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। गर्मी का मौसम आते ही बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। खासकर खान पान में लापरवाही और गंदगी की वजह से डायरिया, उल्टी और डेंगू जैसी बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। बाजार में खाने की गुणवत्ता गिरना और घर में भोजन को सही तरीके से न रखना भी बड़ी वजह बन रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है, तो साफ है कि थोड़ी सी सावधानी आपको भी बीमारियों से बचा सकती है। साफ सफाई, सही खान पान और सतर्कता ही इस गर्मी में आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। गर्मी के मौसम में हर साल बीमारियों का प्रकोप देखने को मिलता है। तापमान बढ़ते ही खाने पीने की चीज़ें जल्दी खराब होने लगती हैं,
जिससे फूड पॉइजनिंग, डायरिया और उल्टी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। वहीं दूसरी ओर जगह जगह जमा गंदा पानी मच्छरों के पनपने का कारण बन रहा है, जिससे डेंगू और अन्य वायरल बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में ताज़ा और साफ खाना ही खाना चाहिए और बासी या खुले में रखा हुआ भोजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। साथ ही शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनना और आसपास साफ सफाई रखना बेहद ज़रूरी है। गर्मी के मौसम में लोगों को खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमेशा ताज़ा खाना खाएं, बासी भोजन से बचें, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें ताकि मच्छरों से बचाव हो सके। जहां भी गंदा पानी जमा हो उसे तुरंत साफ करें, क्योंकि यहाँ बीमारियों की सबसे बड़ी वजह बनता है। जिसकी गर्मी के मौसम में जो 3-4 तरह की समस्याएं बड़ी कॉमन है, जो हर साल रहता है, उसमें ये है कि पहला तो मौसम के हिसाब से कपड़े का पहनाव, दूसरा ये है कि खाने का जो क्वालिटी कभी कभी ख़राब हो जाती है बाज़ार के खानों में, या घर में भी खाना अगर प्रॉपर तरह से न रखा जाए तो उसमें खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। कोशिश ये करना चाहिए कि सब्ज़ी, दूध, नॉनवेज जो भी है ये ताज़ा मिले। अगर ताज़ा रखना भी है तो इसे प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके ही उसको खराब होने से बचाया जा सकता है। बहराइच जिले के रामगांव थाना क्षेत्र में स्थित हाईवे चौकी इंचार्ज पर एक युवक से गंभीर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। युवक का आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने उससे पैसे लिए और उसके साथ मारपीट की। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अमित पाठक देवीपाटन मंडल के आईजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना रामगांव थाना क्षेत्र के हाईवे चौकी इलाके की है। फिलहाल पुलिस विभाग की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगरा में एक पारिवारिक विवाद के चलते गंभीर घटना सामने आई है। पनाहर थाना क्षेत्र के गांव में मामूली कासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि भांजे ने अपने मामा पर फायरिंग कर दी। गोली मामा के सिर के पास से निकलती उन्हें गंभीर रूप से घायल कर गई। घटना के बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जो अचानक हिंसक रूप ले बैठा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के जाजमऊ स्थित कोयला नगर इलाके में एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही सीएफओ के निर्देशन में फायर स्टेशन जाजमऊ से 2 फायर टैंकर तत्काल मौके के लिए रवाना किए गए। मौके पर पहुंचने पर आग ने विकराल रूप ले लिया था और पूरा गोदाम धूं-धूं कर जल रहा था। स्थिति कोई गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त फायर टैंकरों को बुलाया गया। इसके बाद मीरपुर और किदवई नगर से भी दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने चारों ओर से घेराबंदी कर आग बुझाने की रणनीति अपनाई और लगातार प्रयासों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कुछ ही समय में आग को पूरी तरह बुझाकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। समय रहते फायर टीम की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। यह पूरा मामला थाना जाजमऊ क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर कानपुर से है, जहां महंगा और अच्छा इलाज मुहैया कराने के दावे वाले अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान किशोर की मौत हो गई। किशोर की मौत से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। हालांकि जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर हंगामा शांत कराने में कामयाबी पा ली। महानगर के चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन के निकट संचालित अपोलो अस्पताल में गुरसहायगंज के निवासी राशिद ने अपने 11 वर्षीय पुत्र को इलाज के लिए भर्ती कराया था। राशिद के मुताबिक बेटे को उल्टियां आ रही थीं और उसके लीवर में इन्फेक्शन बताया गया था। अपोलो से पहले मरीज का चेस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप कटियार से भी इलाज कराया गया था। डॉक्टर कटियार ने ही राशिद के बेटे को इलाज के लिए अपोलो हॉस्पिटल रेफर किया था। पीड़ित पिता के मुताबिक रविवार शाम 5 बजे भर्ती कराया गया था और आज सुबह तक वह बातचीत भी कर रहा था। अस्पताल की नर्स सूफिया बेगम द्वारा बेटे को कई इंजेक्शन देने के बाद ही उसकी हालत बिगड़ी और देर बाद ही उसकी मौत हो गई। राशिद ने न्याय न मिलने पर अस्पताल के बाहर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है।
ये घटना हमारे बच्चे के साथ में आज सुबह 6:30 पे घटी हुई है, जिसका इंजेक्शन लगाने से एक लेडीज़ ने, नर्स के स्टाफ में नर्स लेडीज़ थी, उसने इंजेक्शन लगाया। उस इंजेक्शन लगाते लगाते मेरे बच्चे की डेथ हो गई और मैंने उस लड़की को मना किया, इंजेक्शन मत लगा, उस बच्चे को तकलीफ़ हो रही है। लड़की नहीं मानी, उसने अपनी बात रखी और मेरी नहीं मानी, वो लगाती गई। मैं मना करता रहा, बच्चा चिल्लाता रहा, बच्चा तड़पता रहा, लेकिन वो नहीं मानी, उसने इंजेक्शन लगा दिया। बच्चे की डेथ तुरंत हो गई थी। उसको फिर आईसीयू के लिए बोला, जब मैं चिल्लाया, भगदड़ मचाई, तो आईसीयू के लिए बोला, डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर बोला आईसीयू लेके चलो। तो आईसीयू के बेड पे पहुंचे, जब वहाँ पे कोई बेड खाली था, लेकिन वहाँ पे कोई वेंटिलेटर, कोई मशीन नहीं थी, जिस मशीन से जो है मेरे बच्चे को वेंटिलेटर मिल जाता, ऑक्सीजन मिल जाती, जिससे मेरे बच्चे की कोई कंडीशन सुधर में आती। और जबकि इसकी बॉडी टेम्परेचर मतलब गर्म था। मैं उससे बार बार बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब इसका टेम्परेचर थोड़ा ठीक है, गर्म है, इसको देखो, लेकिन कोई नहीं देख रहा। वो लड़की तो वहाँ जनरल वार्ड से ही चली गई। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का